हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए स्पेशली हम लेकर आ चुके हैं और आज 15 अक्टूबर 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले कल वाला भी हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवाया था। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट आपको हम कल की कवर नहीं करवा पाए थे क्योंकि कुछ जरूरी काम आ जाने की वजह से हम आपको वीडियोस नहीं दे पाए। उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। बट अब आपको डेली बेसिस पर और डेली शिफ्ट के जो शिफ्ट वाइज हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एडवांस तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। आपको बताइए 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो है हम आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पैटर्न से रूबरू करवा पाए। क्लियर है? फिर भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए पैटर्न, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ों को कॉपरेट करके चलिएगा। बाकी काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि गलत क्वेश्चंस थे, तो उनको आप नेग्लेक्ट करके चलिएगा क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर भी आपको गलत फहमी में रखना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है उनका एग्जाम हो चुका होगा, इस वजह से भी वो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बहकाना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना ओपन माइंड से सोचेगा इस चीज़ों को। जो हम बताते हैं वो आपको एक्यूरेट बताते हैं, कुछ भी आपको हम गलत नहीं बताएंगे। जो हमें मिलता है एग्जैक्ट हम आपको वही जो है आपको देने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम जीके, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग यानी कि चारों सब्जेक्ट का जो रिव्यू है या एनालिसिस है ये आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर को खत्म करेंगे, उसके बाद में हम अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। सो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, चालुक्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ये कौन था? वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य एम्पायर। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये कीर्तिवर्मन द्वितीय होगा। कीर्तिवर्मन जो द्वितीय था ये था चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक। ये चालुक्य डायनेस्टी भी आपसे पूछे जाए तो भी आंसर आपका इसी के साथ में जाएगा, कीर्तिवर्मन द्वितीय के साथ में। तो याद रखना है चालुक्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ये कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य शासकों में अंतिम शासक था और 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक ये रहा था। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम द्वितीय, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए हर्षवर्धन जो वाला युद्ध है पुलकेशिन के और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, तो ये भी आपका ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है। एक बार तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी अगर यहाँ से बना है क्वेश्चन तो आगे भी आपका जरूर से पूछेगा। डेफिनेटली आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए जो है पुलकेशिन प्रथम या फर्स्ट चालुक्य वंश का संस्थापक था, उसने वातापी या फिर बादामी की राजधानी के रूप में एक छोटे से राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि चालुक्य के जो वातापी या बादामी जो राजधानी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन प्रथम ने। पश्चिमी चालुक्यों ने लगभग 2 शताब्दियों तक दक्कन में एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया, जिसके बाद राष्ट्रकूट जो शक्तिशाली है ये बेसिकली यहाँ पर हो गए थे। तो राष्ट्रकूट इसके बाद में शक्तिशाली हो गए थे। और पश्चिमी जो चालुक्य हैं तो पश्चिमी चालुक्यों के परिवार की शाखाएं थी, वैसे जैसे कि वेगी हो गए, वेगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, ये यहाँ की पश्चिमी चालुक्यों के परिवार की शाखाएं थी। उन्हें राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग जो थे इन्होंने पराजित किया था इन चालुक्यों को। तो आपको स्पेशली याद रखना है, यहाँ से ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। तो यहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको एनालिसिस में कवर करवाते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है ना। तो इन डिटेल वाले जो एनालिसिस वीडियो हैं इनको आप पूरा जरूर से देखा करें क्योंकि आपके लिए स्पेशली हम इतनी मेहनत कर कंटेंट क्रिएट करके लेकर आ रहे हैं, वो भी टाइपिंग करके। सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल आपके लिए स्पेशल फॉर्मेट में, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियरली विजिबल हो सारी। ऐसे हम कचरा आपको परोसना बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो चीज़ें हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी के साथ हम आपको जो है देना चाहते हैं ताकि आपको भी उससे अच्छे से उसमें समझ में आए, आपको भी उसको कंज्यूम करने में मजा आए, है ना। तो ऐसा कचरा हम बिल्कुल भी देना नहीं चाहते और हमें वो चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ उन 50 रुपये मेरे नाम मात्र के शुल्क पर और इससे कम प्राइस में कोई भी नहीं देता है। बट आप सभी के स्पेशल रिस्पॉन्स और सपोर्ट और आप सभी की सबसे बड़ी बात डिमांड पर हमने ये चीज़ें की हैं। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, इसमें 500 से अधिक टेस्ट हैं
और सबसे बड़ी बात कि 280 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है इसमें, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट भी 20 प्लस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और PYQs भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ये भी करीबन 18 के समथिंग है। तो आप देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे। नए पैटर्न पर बेस्ड है, लेटेस्ट है, स्पेशल ऑफर के तहत सिर्फ उन 50 रुपये में आपको मिल रहे हैं। तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में बौद्धों और जैनों की जो संख्या है सर्वाधिक है? तो ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। विच स्टेट ऑफ इंडियन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म? तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र में बौद्ध और जैन धर्म के जो लोग हैं सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बौद्ध की जो कुल संख्या है ये है 84,42,272। क्लियर है? इस थी, जिसमें से 65,31,277.300% जो है बौद्ध महाराष्ट्र में रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की 1.35 बिलियन जो आबादी है, इसमें 4 करोड़ है ना 45 लाख, देखिए यहाँ पर आपका है 4,45,44,51,000 है आपका 753। तो 44,51,753 जैन है, जिनमें से सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में ये रहते हैं। तो आपको स्पेशली याद रखना है ये चीजें। और महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म काफी पुराना है और यह राज्य की संस्कृति का अहम हिस्सा भी है। सातवाहन काल में बौद्ध धर्म का जो प्रसार है ये महाराष्ट्र में काफी हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से था? केलुचरण महापात्र वाज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस स्टाइल? तो करेक्ट आंसर आपका ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी से इनका संबंध था केलुचरण महापात्रा का। केलुचरण महापात्रा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नर्तक के जो प्रतिपादक थे। 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और लोकप्रिय बनाने का श्रेय केलुचरण महापात्रा को ही जाता है। क्लियर है? ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति है ये केलुचरण महापात्रा। इनका जन्म हुआ 8 जनवरी 1926 को और इनका निधन हुआ 7 अप्रैल को 2004 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ओडिसी पारंपरिक रूप से नृत्य कला की एक नृत्य नाट्य की शैली है, जहां कलाकार और संगीतकार प्राचीन संस्कृत साहित्य में उल्लेखित प्रतीकात्मक वेशभूषा, शारीरिक गतिविधियां, अभिनय, अभिव्यक्ति और मुद्रा यानी कि इशारों और सांकेतिक भाषा का उपयोग करके हिंदू ग्रंथों से एक कहानी, एक आध्यात्मिक संदेश या भक्ति कविता बेसिकली बजाते हैं। तो ये है, आपको पूरा हमने सार एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वो इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी आपको दे दिया, जिसमें हमने आपको भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम, तो ये कवर करवाई दिया है आपको। और स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी हमने स्टेट के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जहां पर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक होते हैं, वो भी हमने आपको वहां पर उस वीडियो में ही कवर करवाया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियोज वाले सेक्शन में जाइएगा, 2-3 वीडियो के नीचे ही आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पहले भी यहाँ से पूछे जा चुके हैं और अब भी आपका यहाँ पर बना है राज्यपाल का। तो अब वापस से आपका राज्यपाल से भी बन सकता है क्वेश्चंस, या फिर सीएम और डिप्टी सीएम से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो उस वीडियो को आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, काफी अच्छी तरीके से हमने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है ये कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें गवर्नर जनरल है ये हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ला है। वे एक भारतीय राजनीतिक और राजनेता है, और इससे पहले वे मोदी जो मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में संसद सदस्य भी है ना। तो याद रखना है शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन है आपका, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है वीणा से रिलेटेड। चिट्टी बाबू भारत के एक शास्त्रीय संगीतकार थे और यकीनन दक्षिण भारत की कर्नाटक का जो संगीत शैली है इसके सबसे महान वीणा कलाकारों में से एक थे ये चिट्टी बाबू इनका नाम है, जो अपने जीवन काल में ही एक किदवंती बन गए थे, है ना। तो जीवन काल में ही एक किदवंती बन गए थे ये, इनके बारे में याद रखना है, वीणा से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मकर विलक्कू। मकर विलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो मकर विलक्कू इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर केरला आपका हो जाएगा। केरला करेक्ट आंसर रहेगा। मकर विलक्कू केरल के सबरीमाला जो है अयप्पा मंदिर, इसमें मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है बेसिकली ये। और मकर
ज्योति एक तारा है जो मकर संक्रांति पर आकाश में दिखाई देता है। जब सूर्य इस वर्ष 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन मलयालम जो महीना है इसके मकरम के पहले दिन धनु राशि से मकरम राशि जो होती है इसमें मकर में प्रवेश करता है या मकर में जाता है। ओनम केरल देखिए ओनम जो है ये केरल का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है। तो ये मकरम में जो जाता है तब इस त्यौहार को बेसिकली मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना है। ओनम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है। बहुत ही धूमधाम और जोश उत्साह के साथ में ये जो है मनाया जाता है। ओनम शस्योत्सव भी इसको ऐसा बोला जाता है। तो ये मनाया जाने वाला ओनम शस्योत्सव है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 1 से 3% तक, याद रखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपनी पत्तियां द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जहां सूर्य की ऊर्जा का जो उपयोग है जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे और वन्य जीवों द्वारा सूर्य की प्रकाश को रासायनिक जो ऊर्जा है इसमें परावर्तित करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा की मात्रा का जो केवल 1 से 3% भाग है या ये इतने 1 से 3% जो ऊर्जा है ये पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है और बाकी पत्तियों और अन्य सतहों में से परावर्तित बेसिकली हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है -273.15 डिग्री सेल्सियस है ना, 273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य पर क्या कहा जाता है? तो इसको परम शून्य पर बोला जाता है 0 केल्विन या 0 केल्विन, ओके है ना। तो याद रखना है आपको 0 केल्विन इसको कहा जाता है और 0 केल्विन भी आप बोल सकते हैं, ये ओके नहीं है, 0 के है तो 0 के आप बोल सकते हैं। परम शून्य केल्विन तापमान पैमाने या निरपेक्ष पैमाने के तापमान की नींव है। केल्विन के में तापमान है, डिग्री सेंटीग्रेड सी में तापमान प्लस आपका 273.15 है। तो इसलिए परम शून्य जो तब होता है जब तापमान जो होता है देखिए परम शून्य तब होता है जब 273.15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और इस पैमाने पर -273.15 डिग्री सेल्सियस को शून्य बिंदु अर्थात 0 केल्विन के रूप में भी लिखा जाता है या लिया जाता है। इस प्रकार केल्विन पैमाने पर तापमान जो होता है ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला जो मैच है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991-92 में, क्लियर है। व्हेन वाज द फर्स्ट मैच ऑफ द सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड? तो ये आपका हेल्ड हुआ था 1991-92 में। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसे 2024 से सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप या केवल राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। भारत में राज्य संघों और सरकारी संस्थानों द्वारा लड़ी जाने वाली एक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका पहला संस्करण हुआ था 1991 में। तो क्वेश्चन है आपसे यही बनाया कि पहला जो है ये पहला मैच कब हुआ था? तो पहला संस्करण इसका 1991 में आयोजित किया गया था। प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का ताज पहनाने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है और ये जो लीग है वो नॉकआउट प्रारूप पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी, आप सभी को पता ही है, काफी बार इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके नौरोजी से, दादा भाई नौरोजी, क्लियर है, याद रखना है आपको। और ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? वो इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो करेक्ट आंसर अरुणा आफस हो जाएगा, अरुणा आसफ जो अली हैं इनको स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए स्पेशली ये जानी जाती है। 1958 में दिल्ली की पहली मेयर ये बनी थी, है ना। तो दिल्ली की पहली मेयर कब बनी थी? 1958 में, स्पेशली याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सूती जो मिल है किस राज्य में स्थापित की गई है? इंडियाज फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर आपका बॉम्बे हो जाएगा, बॉम्बे या बंबई। तो भारत की पहली सूती जो मिल है बंबई में स्थापित की गई थी। बंबई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड बेसिकली इसको विविंग बोला जाता है, विविंग कंपनी इसके द्वारा स्थापित की गई है या इसमें स्थापित की गई थी। और इसकी जो स्थापना है 7 जुलाई को हुई थी 1853 को। कासवजी नाना भाई दावर ने और उनके सहयोगियों ने ताड़देव में की थी इसकी स्थापना। सर विलियम फेयरवेयर, है ना, फेयरवेयर
ने इस कंपनी को डिजाइन किया और उत्पादन जो है ये 1956 में शुरू किया गया था। इसमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ें जमाना शुरू किया, लेकिन इसकी जो प्रगति है बहुत धीमी इसमें रही थी। विकास कपास और जूट कपड़ों मिलों की स्थापना तक ही सीमित था इसमें। तो सूती कपड़ा देश जो मिल है देश के पश्चिमी हिस्सों जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात में केंद्रित थे, जबकि जूट जो उद्योग था ये बंगाल में केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान जो है ये प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 163 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। 163 आपका करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल। अनुच्छेद 163 भारतीय संविधान राज्यों के इस सिर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद जो होती है, मंत्रियों की एक परिषद की जाएगी और सहायता और सलाह लेने के लिए राज्यपाल के रूप में या वहां या इस संविधान के लिए आवश्यक किया जा रहा है उसके कार्यों के अभ्यास में अब तक में छोड़कर अपने विवेक से उनके कार्यों या उसमें किसी का भी अध्याभ्यास करें। तो अपने विवेक राज्यपाल के निर्णय अंतिम होगा, है ना। और राज्यपाल द्वारा किया कुछ भी की वैधता जमीन जो है पर प्रश्न में बुलाया नहीं जाएगा और कि वहां चाहिए या नहीं चाहिए अपने विवेक से कार्य किया। तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल को दी गई सलाह को किसी भी अदालत में पूछताछ जो है यहाँ पर नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्रॉम डेल्टा। तो ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है डेल्टा नहीं बनाती है। क्लियर। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और नर्मदा जो नदी निकलती है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी किनारे से ये निकलती है ना। तो याद रखना है आपको। और मुख्य जो है नर्मदा नदी गुजरात राज्य में भरूच जो है इसके पास में खंबात जो खाड़ी है अरब सागर यहाँ पर जाकर गिरती है। और ये जो नदी है उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। संगमरमर की चट्टानों में एक सुरम्य जो कंठ है ये बनाती है नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जबलपुर के दक्षिण पश्चिम में धुआंधार जलप्रपात है जिसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा है, ये बनाती है। इसके अलावा ये जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये प्रायद्वीपीय नदियां मुहाना भी बनाती है। तो आपको स्पेशली याद रखना है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से इंस्पायर है। DAPSP। तो आपका करेक्ट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड से इंस्पायर है, आयरलैंड के संविधान से। संवैधानिक जो प्रावधान है भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP ये शामिल है और ये आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 37 है इसके निर्देशक सिद्धांत के अनुप्रयोग को बताता है। अगला क्वेश्चन है पानी में ऑक्सीजन सबसे कम कब होता है। व्हेन इज ऑक्सीजन इन वाटर द लोवेस्ट। जब पानी गर्म होता है तब सबसे ज्यादा कम ऑक्सीजन जो है पानी में बचता है। तो पानी में ऑक्सीजन सबसे कम तब होता है जब पानी गर्म होता है। दरअसल पानी के तापमान बढ़ने के साथ पानी में घुलने वाली जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो आपको स्पेशली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1836 में भारत का जो गवर्नर जनरल था ये कौन था। वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1836 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके क्वेश्चंस में क्योंकि आपको ऑप्शंस किस हिसाब से मिले थे हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हम जो भी चीजें क्लियर आपको कर देते हैं। देखिए 1836 की यहाँ पर बात की गई कि 1836 में कौन राज्यपाल गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे भारत के। तो दो व्यक्ति थे, एक थे सर चार्ल्स मेडकॉफ, है ना, जो कि कार्यवाहक थे। और ये कब से कब तक रहे तो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक ये रहे थे, है ना। तो 4 मार्च यानी कि 4 महीने, ये भी 1836 में 4 महीने रहे थे ये गवर्नर जनरल। उसके बाद में ये रहे थे 4 मार्च 1836 से फिर आपका 28 फरवरी 1900, यानी कि अगर 1836 में ही देखें तो ये कितने महीने रहते, ये अगर 4 महीने रहते तो ये कितने 8 महीने रहेंगे, 8 महीने, है ना। मार्च के बाद में, मार्च से जितना भी बचा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, पूरे 8 महीने आपके हो जाएंगे। 8 और 4 12 महीने हुए। तो यहाँ पर ये 8 महीने रहे थे और ये 4 महीने रहे थे। 1836 की बात की जा रही है ना। तो आपका दोनों रहे थे, अगर एक नजरिए से हम देखें तो दोनों जो है द लॉर्ड ऑकलैंड, है ना, ये और सर चार्ल्स मेडकॉफ, तो ये दोनों जो है 1836 में गवर्नर जनरल तो थे भारत के। अब ये नहीं पता है कि ऑप्शंस पे कौन सा आया था,
तो आप दोनों को देख लीजिएगा, दोनों में आपको अगर पता है कि ये ऑप्शन में आया था तो आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी हमने आपको दोनों बता दिया, दोनों में से जो भी आपका मिला होगा आपको क्लिक आंसर आई थिंक करना था, है ना। तो आपको दोनों याद रखना है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इनकी है, द ऑकलैंड की, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक रहे और स्पेशली जो कुछ खास काम अगर इन्होंने किया है मेटकॉफ ने, तो इनके बारे में भी आपको ऑप्शन पे मिल सकता है, कुछ स्पेशल चीज़ें इन्होंने अगर अनाउंस की होगी तो। बाकी आपको दोनों को याद रखना है। देखिए, साल 1833 में बंगाल के जो गवर्नर है जनरल सर चार्ल्स मेटकॉफ थे और उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। तो प्रेस की आज़ादी पर लगे प्रतिबंधों को किसने हटाया? सर मेटकॉफ ने। तो स्पेशली ये चर्चित है इसलिए, तो हो सकता है ये भी आपको ऑप्शंस पे मिला होगा। इनका जो पूरा नाम है चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ था, याद रखना है आपको। और उन्होंने 1809 में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी। संधि के बाद पंजाब में जो है 1845 तक स्थिरता थी रही। तो हो सकता है ये भी आपका मेटकॉफ के बारे में भी आपसे हो सकता है ऑप्शन में आपको दिया। चलिए अगला है अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 163 डील विद? तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऊपर कवर करवा चुके हैं, हमें ये डबल मिल चुका है क्वेश्चन। देखिए हमने आपको क्वेश्चन और आंसर में ये कवर करवा दिया। देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से जुड़ी जानकारी दी गई है। राज्यपाल को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि राज्यपाल के विवेक से किए गए निर्णय जो होंगे अंतिम होंगे। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जा सकती कि उसे अपने विवेक से कार्य करने चाहिए या नहीं, है ना। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का जो फसल कटाई उत्सव है या त्योहार है ये कौन सा है? विच इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु? तो पोंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला जो फसल कटाई का त्योहार है इसका नाम पोंगल है। और ये जो त्योहार है 4 दिनों तक बेसिकली मनाया जाता है तमिलनाडु में, 4 दिनों तक। पोंगल के बारे में स्पेशली चीजें हम अगर आपको बताएं तो पोंगल जो है इसके पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरा जो दिन है इसको थाई पोंगल बेसिकली कहा जाता है ना। तो ये सभी दिन आपको स्पेशली याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। पोंगल के पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को थाई पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल, चौथे दिन को कन्नुम पोंगल बोला जाता है। और पोंगल जो त्योहार है मकर संक्रांति से मेल खाता है। पोंगल त्योहार सूर्यदेव, प्रकृति और मवेशियों को समर्पित है। क्योंकि ये 4 दिनों का उत्सव है इसलिए हमने 4 आपको बताया है। चौथे दिन तक, पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन तक 4 आपको याद स्पेशली रखना है, अलग अलग दिन ये होते हैं, है ना। तो पोंगल त्योहार पर अच्छी फसल की सूर्यदेव और प्रकृति का आभार व्यक्त किया जाता है। फसल कटाई उत्सव है ये। पोंगल त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू जैसे खेल भी आयोजित बेसिकली किए जाते हैं। जल्लीकट्टू जो है स्पेशली क्वेश्चन बनता है किस राज्य में किया जाता है या किस जो उत्सव है त्योहार है इसके दौरान ये किया जाता है जल्लीकट्टू। तो ये पोंगल के दौरान होता है जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। कोविड-19 किस तरह की बीमारी थी? तो ये कोविड-19 जो थी एक संक्रामक बीमारी थी, क्लियर है। और ये एक वायरल श्वसन रोग है जो एक नव कोरोना वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस या फिर MERS के कारण होता है, जिसे पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया था। और विशिष्ट MERS लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ शामिल है। निमोनिया आम है लेकिन हमेशा मौजूद नहीं होता है। दस्त सहित जठरांतरिक जो लक्षण है ये भी इसमें बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विच बुक वॉज रिटन बाय संभाजी महाराज? तो बुद्ध भूषणम, नायिका भेद, 7 शतक और नखशिखा, ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि संभाजी महाराज के द्वारा लिखी गई थी। तो आप देख लीजिएगा एक नजर। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी थी। बुद्ध भूषणम, नायिका भेद, 7 शतक, नखशिखा। संभाजी महाराज ने राजनीति पर कविता लिखी थी जो संस्कृत में लिखी गई बुद्ध भूषणम किताब में है। वही नायिका जो भेद है ये 7 शतक और नखशिखा किताबें हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई है। संभाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में 120 जो है युद्ध लड़े और किसी में भी हार नहीं पाई इन्होंने। संभाजी महाराज ने अकेले ही मुगल साम्राज्य का सामना किया जो मराठा साम्राज्य से 15 गुना बड़ा था। तो संभाजी महाराज के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज थे और माँ का नाम था महारानी सईबाई। इसलिए आपको याद रखना है शिवाजी महाराज के पुत्र थे ये संभाजी महाराज, है ना। तो 120 इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और किसी में भी इन्होंने हार नहीं पाई। तो गाइस यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं हम आपको। अब हम मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें, ये MTS की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है।
अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, 49 रुपीज़ के स्पेशल है ना, सिर्फ उन 50 रुपये में मिल रही लिमिटेड टाइम है। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और इतने सारे टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आपकी एग्जाम अगर थोड़ा बहुत भी टाइम हो तो आप FLT जरूर से लगा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जितनी हो सके आपको टाइमिंग का थोड़ा सा विशेष करके प्रैक्टिस कर लेनी है इन FLT के माध्यम से, ताकि आपका टाइमिंग जो है अच्छा सा आ पाए। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, और ये हमारी MPSI की है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंग्लिश की बात करें गाइस, इंग्लिश में 1 वर्ड से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चंस बना है, इरर से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, आइटम प्रेसेस से एक क्वेश्चन था आपका, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिनोनियम से एक क्वेश्चन है, इसके अलावा फिलर से आपके 102 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट करेक्ट वाला एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक से भी आपका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा अगर मैथ्स में बात करें तो अलजेब्रा से एक क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D 3D पूछा गया है, सिंबल चेंज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से या प्रतिशत से 2 क्वेश्चन से, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, SI से 102 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज से 102 क्वेश्चन है आपके, नंबर सिस्टम से 102 क्वेश्चन है, LCM HCF से एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। इसके अलावा रेशियो की बात करें तो इसमें एक पूछा गया, पाइप टंकी से एक क्वेश्चन है, ट्रेन से भी एक है, और एजेस वाला जो क्वेश्चन है, आयु वाला इनसे भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये सारी चीजें हमने आपको मैथ्स में कवर करवा दी, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने। आई थिंक हो सकता है कि और भी टॉपिक आपके पूछे गए हों, बट हमें जितना मिला है हमने उतना ही आपको बताया, कुछ एक्स्ट्रा हमने एडाउंस में नहीं किया है, जो चीजें हैं वो क्लियर है। रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चंस बता रहे थे कि 1 से 2 क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहा है, सीरीज में क्वेश्चंस 2 बने हैं। इसके अलावा वेन डायग्राम में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, एनालॉजी से एक क्वेश्चन है, 5 से यानी कि 2.5 से जो क्वेश्चंस बने इनकी संख्या 2 है, क्लोज में से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 102 क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन है। फिगर सीरीज की बात करें तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पर हमने आपको जीके का, मैथ्स का, है ना, इसके अलावा रीजनिंग का और इंग्लिश का, ये सारे सब्जेक्ट जो ऑल सब्जेक्ट है आपको कवर करवा दिए हैं। और आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अब आगे की तैयारी आप करिएगा। कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि बताइएगा, थोड़ा सा गाइडेंस आप कर दीजिएगा क्या क्या आगे पढ़ना चाहिए। तो गाइस एक साथ सभी को हम गाइड कर रहे हैं जिनका पेपर आगे आने वाले दिनों में है, कि आप क्या करना है। आपको अगर आपका पेपर आगे आने वाले किसी भी दिन है तो आपको एक काम करना है, जब भी आपका पेपर हो तो आज से ही आप जो है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम कुछ टॉपिक आपको बता दें, जैसे कि आपका जो नृत्य वाला टॉपिक है इससे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, हाँ। इसके अलावा इतिहास से जो एम्पायर वगैरह है, मुगल डायनेस्टी से, मौर्य वगैरह, इनसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो सभी डायनेस्टी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा आर्टिकल आपको अच्छे से करना है, अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद है आप निपटा लीजिएगा, अनुच्छेद भाग और आपका जो संशोधन है ये वाला, इससे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। इसके अलावा आपका और आ रहा है बुक्स से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। पुस्तक से अलावा इसके खेल से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और स्पेशली आपका जो गवर्नर जनरल है ना, इनको आप देख लीजिएगा एक नज़र, गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या देखना है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये वाले भी अच्छे से देख लेना है। ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से कवर करना है। तो आप सभी देखिएगा एनालिसिस को, उनमें कॉमन टॉपिक देखिएगा कि इनके क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर आप अच्छी खासी कमांड करके रखिएगा, वहीं से आपको ज़्यादातर कुछ जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। बाकी हम एनालिसिस में पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवा पाएँ, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशन होती है ना, हम सब कुछ तो आपको कवर नहीं करवा पाते हैं, है ना। जितना हो सकता है हम पूरा कवर करवाने की आपको कोशिश करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हमने बता दिए। इसके अलावा भी आप और भी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं, तो उन पर आप अच्छी खासी कमांड करके रखिएगा, है ना। बाकी मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, इनमें तो हमने बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो इन पर अच्छी खासी कमांड करेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ भी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा शेयर करेगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और एडवांस वीडियो हम लेकर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम टॉपिक स्पेशली आपको बताएं कि किन किन टॉपिक से जीके आपको पढ़ना चाहिए, तो वो भी कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम 2-5 मिनट की वीडियोस बना देंगे जिसमें आपको क्लियरली हो जाएगा क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आपको रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी।
और ये टेस्ट सीरीज है हमारी MTS की। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, स्पेशल ऑफर आपके लिए चल रहा है, सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।